आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं और हमारे साथ मौजूद है इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इब्राहिम साहब, आज 3 खबरें हमारे पास हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और वो इत्तेमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को। अगर जंग ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाता। राय साहब, गुफ्तगू से तो ऐसे लग रहा है कि शहबाज शरीफ कहना ही चाह रहे हैं, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर जंग ना शुरू होती तो पाकिस्तान अब तरक्की कर चुका होता, हम तरक्की के रास्ते पर थे, लेकिन जंग शुरू हो गई और बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान अब तरक्की नहीं कर सकेगा। वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्या वाकई हालात हमारे ऐसे हैं? और एक कंपैरिजन रखेंगे दोस्तों आपके सामने पिछले अदवार का जो खान साहब का था और फिर मौजूदा हुकूमत हाउस ऑफ शरीफ के जितने भी अदवार आए, इसमें पाकिस्तान आज कहाँ पर खड़ा है, इसकी तफसील शामिल करेंगे। और राय साहब, एक और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त है जलसे के हवाले से वो दे दी है। अब इस दरख्वास्त के ऊपर कैसे अमल किया जाएगा या फिर इसको इनकार हो जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर पंजाब के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, पाकिस्तान में पिछले जो मेरा ख्याल है कि 30 दिन है, इसमें हमारी मईशत कहाँ पे स्टैंड करती है? दुनिया की बड़ी से बड़ी मईशत भी जो है वो इस वक्त चीखें मार रही है। और जो तेल से जुड़ी मईशत होती है, दुनिया के हर मुल्क की मईशत तेल से जुड़ी हुई है, वहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा जो हिकमत अमली है हुकूमतों की वो नज़र आती है। बरतानिया के अंदर जो महंगाई का असर था आवाम से दूर किया जा रहा है, और बाकायदा पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बरतानिया की आवाम को एक रिलीफ दिया है यहाँ की सरकार ने। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर रिलीफ हमें नहीं कहीं नज़र आता तो वो पाकिस्तान के अंदर है। और दुनिया में सबसे महंगा तेल इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब है। मैं कंपैरिजन देख रहा था राय साहब, ये 400 समथिंग जो है वो तेल की कीमत इन्होंने मुकर्रर कर दी, और जो जेट फ्यूल है वो 500 कुछ है। यानी मोटरसाइकिल का तेल और आपका जेट फ्यूल, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये पाकिस्तान के अंदर सारे हालात जो हैं क्रिएट किए गए। इस पूरी सिचुएशन में राय साहब, शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जंग ना हो रही होती तो हम तरक्की कर रहे होते हैं, अगर हमें मजीद मौका मिल जाता तो हम पाकिस्तान तरक्की कर जाता, अगर हमें मजीद 10 साल मिल जाते तो इस वक्त पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। ये जुमले कुछ सुने सुने आपको नहीं लगते राय साहब? इससे पहले भी हमने यही सुनी है बातें इन लोगों से, और अब ये दोबारा से ही कह रहे हैं कि अगर जंग ना होती तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता। ये इनको एक तरह से मौका मिल गया है, और आने वाले महीनों के अंदर, सालों में यही नैरेटिव बिल्डिंग की जाएगी। राय साहब, देखिए आशफी साहब, जो आपने सवाल पूछा और जो पॉइंट्स रेस किए, इसके जवाब भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या 2 बड़े दावे किए गए हैं या 2 बड़ी ख़बरें किन सहाफ़ियों की जानिब से लाई गई हैं, उनके मुतल्लिक भी बात करते हैं। और फिर क्या जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, क्या ये शरीफ ख़ानदान का जो तर्ज़ ज़िंदगी है, क्या ये उससे मैच करता है या उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है उससे मैच करता है या नहीं करता? सबसे पहले तो एक मुख्तसर सा वाक़या, बल्कि मुख्तसर सा वाक़या भी नहीं, एक यादाश्त हम में से हमारे बहुत से व्यूअर्स को याद होगा, आपको भी याद होगा आशमी साहब, कि एक बहुत मशहूर ज़माना हेडलाइन लगी थी जब शरीफ ख़ानदान की हुकूमत थी और आटे का बहुत तबाहकुन बहरान पैदा हुआ था, और वो सुर्खी लगी थी शेर आटा खा गया। तो वो बड़ी हस्बे हाल एक सुर्खी थी कि इनका इंतखाबी निशान शेर था और आटे की किल्लत जो है वो पैदा हो गई थी, इसलिए कि आटे को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी और लोगों को शेर अवाम खा गया। नहीं, अब ये है कि शेर तेल पी गया, पेट्रोल पी गया। तो जी, अवाम खा गया भी सही है, अवाम को खा गया। जी बिल्कुल। तो शेर आटा खाने के बाद अब शेर जो है वो तेल भी पी गया है और पेट्रोल भी पी गया है, डीजल भी पी गया है, और अवाम
का खून भी पी गया है, आवाम के खून पसीने की कमाई भी निचोड़ गया है। तो शेर ने जो हमेशा तबाही मचानी होती है, वो शेर ने वो तबाही मचाई है। जो आपने कहा कि ये दावा करते हैं कि हम तो एशियन टाइगर बनने लगे थे, इसकी ज़रा टाइमलाइन देख लें। ये 90s के अंदर नारा लगाया था मियां नवाज शरीफ ने, 90s के अंदर, कि हम एशियन टाइगर बनेंगे। एशियन टाइगर हम क्या बनते? मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और ये अब उनकी नून लीग की जो हुकूमत आई है, ये 4थी मरतबा उनकी हुकूमत आ गई है। एक दफ़ा उन्होंने उस वक्त एशियन टाइगर का नारा लगाया, फिर उसके बाद जब इनकी 90s में दूसरी बार हुकूमत आ गई इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम एशियन टाइगर बनेंगे। फिर वो एशियन टाइगर वाला नारा चूँकि पिट गया 2 मरतबा, फिर ये प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो आपके नाम निहाद अरस्तू है, अरस्तू, तो जो आपके अरस्तू हैं, उनको लेके आए। तो उन्होंने एक कहा कि जी विजन 2010, उन्होंने एक 2010 का प्लान दिया कि ये विजन 2010 है और 2010 में पाकिस्तान एशिया की सबसे बड़ी मैशत होगा और एशिया का जो एशियन टाइगर की जगह ये इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। वो 2010 भी गुजर गया। उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत दोबारा आई 2013 के इलेक्शन के बाद, यानी 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही और 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई, इन्होंने प्लान रिवाइज करके 2020 प्लान लेके आ गए और ये कहा कि अब हमारा ये प्लान 2020 है, रोशन पाकिस्तान होगा, जगमग कर रहा होगा, खुशहाली होगी, IMF का कशकोल तोड़ देंगे। और उसके बाद जब दोबारा इनकी हुकूमत आई है, मुसल्लत की गई है, आई तो नहीं है दोबारा 2024 में भी, और इससे पहले जो निगरान हुकूमत की सूरत में ये आए थे, यानी जो इमरान खान साहब के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इनकी हुकूमत आई थी। तो एक्चुअली तो ये 5वीं मरतबा इनकी हुकूमत आई है, अगर वो हुकूमत भी शामिल कर ली जाए। तो अब ये कहते हैं कि जी विजन 2040 और विजन 2050। तो हमारे से पहले, यानी जिस जनरेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमसे पहले जो 3 जनरेशन गुजर गई, वो भी इसी किस्म की ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगाए रखा। खैर वो ज़्यादा हमसे समझदार थे, वो इनके जो बहलावे थे उनमें कम आए। और अब जो है, अब तो खैर ये इलेक्शन लूट के ही आते हैं, इससे पहले भी इलेक्शन लूट के आते रहे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। अब इन्होंने 2040 और 2050 तक ये ले गए। अब ये जो कह रहे हैं कि जी फ्यूल प्राइसेस जो है ये पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी हैं, लेकिन उसके अंदर नंबर 1 आप उसका कंपैरिजन करें कि फ्यूल प्राइसेस दुनिया के अंदर कितनी बढ़ी हैं और पाकिस्तान के अंदर कितनी बढ़ी हैं। ये जो रीजनल वार आपकी शुरू हुई है, ईरान वार, इसके बाद से नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप प्राइस हाइक को कंपेयर करते हैं तो आप जो आपकी बाइंग पावर है उसको भी आप साथ कंसिडर करते हैं। यानी अगर आपने यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ कंपेयर करना है किसी फ्यूल प्राइस को, और यहाँ पे फ्यूल प्राइस जो है, यानी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो ममालिक हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से कहीं कम है। लेकिन आप ये भी देखें कि उसके बावजूद यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ लोगों की बाइंग पावर कितनी है, पाकिस्तान के अंदर बाइंग पावर लोगों कितनी है। यानी वहाँ पे एक मजदूर जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये बना रहा है, वो भी बेचारा अगर किसी दिन बारिश हो जाए तो उसकी मजदूरी नहीं मिलती उसको, 30-40 हज़ार बना रहा है। चले कोई 50-60 हज़ार बना रहा होगा, कोई बहुत रीजनेबल जॉब कर रहा है तो लाख रुपये बना रहा होगा। तो लाख रुपये तो आपके 250-300 जो पाउंड है वो नहीं बनते, और $400 नहीं बनते, $380-85 नहीं बनते। तो लोगों की बाइंग पावर आप पहले देखें, पहले ही आपने उनको इतना क्रश किया हुआ है और ऊपर से आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। अच्छा, पेट्रोल ये एक लोगों में गलत फहमी फैलाते हैं जानबूझ के, या जानबूझ के लोगों को गुमराह करते हैं कि जी पेट्रोल जब महंगा होगा तो इससे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा जो गाड़ियाँ चलाते हैं, या अगर जो मोटरसाइकिल वालों को हम 100 रुपये सब्सिडी दे देंगे उनको फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। जब आपकी पेट्रोल की प्राइस, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो फ्यूल की कुछ अकसाम जो हैं ये आपकी फैक्ट्रीज में यानी सनतों में इस्तेमाल होती हैं। ज़ाहिर है कि उनकी जब कॉस्ट बढ़ती है
तो कोई भी जो इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है, आज तक आपने देखा है कि वो ये एडिशनल कास्ट अपने पास से देगा? वो ये सारी कास्ट क्या करेगा, वो इस पूरी कॉस्ट को आगे शिफ्ट कर देगा जो आपका एंड यूजर है या जो एंड कंज्यूमर है जिसने खरीदनी है। इसका मतलब ये है कि सनतों के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होना है वो भी महंगा, फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मुख्तलिफ गुड्स की, यदि मुख्तलिफ अशिया की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ज़्यादा ट्रक्स के जरिए होती है, कंटेनर्स के जरिए होती है, जो वो आपके भी सर सब कुछ महंगा हो गया है। तो वो तो सारा आपका, वो तो सारा आपने बड़ी तफसील के साथ इस चीज पे बात की। राय साहब आज ना मैं इस पे एडिशन ये कर दूं और हम आगे, क्योंकि खबरें काफी सारी हैं आज राय साहब, इसके ऊपर ना बात करने पे भी पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान की पार्लियामान में। पार्लियामान एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप जिसको जो मर्जी कहें आप कार्रवाई नहीं कर सकते। अब इनके पास चूंकि अपोजिशन को ये बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, अपोजिशन लेस गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती है कि उसके पास इक़्तिदार हो। राय साहब जुनैद अकबर साहब खड़े होकर उन्होंने कहा कि जनाब ये चोर डाकू हैं, इनसे पूछें शहबाज शरीफ का जो स्विमिंग पूल है उसके ऊपर उसको गर्म करने के लिए सिर्फ 1,60,00,000 रुपए का खर्चा आता है और ये बोझ आवाम के ऊपर डाला जाता है। इनसे पूछें खान साहब की हुकूमत के अंदर कोविड-19 में 117 रुपए फी बैरल होने के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया गया, लेकिन ये जो लोग अब मुसल्लत किए गए हैं, इन लोगों ने 107 रुपए फी बैरल होने पर भी 458 रुपए पेट्रोल जो है उसकी कीमत रख दी। यानी इतना आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। और मकबूज आज जो जुनैद अकबर की जो गुफ्तगू थी राय साहब, एक तो उसको उन्होंने म्यूट कर दिया और फिर टीवी पर बंद कर दिया गया, वो लाइव नहीं जा रही थी, स्ट्रीम नहीं हो रही थी। इसके साथ उनका माइक भी बंद कर दिया गया। जुनैद अकबर ये कहते हैं कि मकबूजा कौमी असम्बली में अवाम के इशूज़ पर हमें बात नहीं करने दी जाती। ये जाली हुक्मरान जो इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किए, ये हुक्मरान ईरान, अमरीकी, इसराइल जंग का बहाना बना रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर ये जंग ना होती तो हम तरक्की कर चुके होते। जैसा नवाज शरीफ कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत ना जाती तो हम तरक्की कर चुके होते। राय साहब 10 साल हो गए हैं पनामा को, 10 साल पनामा लीक्स आए हुए। वो 2016 के आसपास कहीं राय साहब आई थी। 10 सालों में पाकिस्तान की अवाम आज भी ये सवाल कर रही है कि पनामा लीक्स के अंदर जो आपकी जायदादें, आपके बच्चों के नाम और जिस तरह से जो कुछ हुआ, यार ये तो हमें बता दें। पाकिस्तान की अदालतों ने राय साहब कोई जस्टिस नहीं किया इस केस के साथ। अगर नवाज शरीफ को इस बात के ऊपर सजा मिलती और उसकी हुकूमत ख़त्म करना, नाहल करना, वटेवर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अगर इस बुनियाद पे किए जाते कि नवाज शरीफ अपने इन फ्लैटों का या जायदादें जो उसने बनाई इसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, तो यकीनन ये थी सजा। राय साहब हुकूमत तो गई, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ख़त्म करवा दी गई कि बेटे से तनख्वाह लेने, उनको तो सारी उम्र के लिए एक बयानिया मिल गया कि देखें बेटे से तनख्वाह लेने पर हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई। हालांकि कोई ये नहीं पूछता कि 10 साल हो गए हैं। 10 साल जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम अपने सुनने वालों के साथ मुखातिब हैं। राय साहब 10 सालों में नवाज शरीफ का ख़ानदान, नवाज शरीफ हमें ये नहीं बता सके कि सरकार ये जो लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं ये मलकियत किसकी है, ये पैसे कहाँ से आए, वो कौन से कारखाने थे जो चलते रहे पाकिस्तान में, इनके वालिद मोहतरम जो थे उन्होंने कितनी मेहनत की। एक भाई कहता है कि गरीब थे, एक भाई कहता है किसान है, दूसरा भाई कहता है कि जद्दी पुश्ती, इनके बच्चे कहते हैं कि जनाब ये टाटा, ये मित्तल, ये तो कहीं थे ही नहीं। आपने सुनी है ना वो गुफ्तगू उनकी, हम पाकिस्तान और इस खत्ते की सबसे बड़ी इंडस्ट्री चला रहे थे। राय साहब ये 1,60,00,000 रुपया आपको सुन के मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर आवाम को तकलीफ तो हुई होगी कि एक तरफ स्विमिंग पूल को गर्म करने के लिए 1,60,00,000 और पाकिस्तान की आवाम ये सारा कर्जा और सारा बोझ उठा रही है। यूएई ने वैसे पैसे हमसे वापस मांग ली, ये कारकर्दगी है कि हमने फौरी तौर पर वो पैसे वापस देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट पर राय साहब कहीं पड़े हुए थे। जी, वो $2 अरब जो हमारे पास पड़े हुए थे, जिसके लिए आप मिन्नतें तरले करते थे, पैर पकड़ते थे कि इसको रोल ओवर कर दें। तो पहले तो एक आप कह लें कि हुकूमत के अंदर 1 साल के लिए वो रोल ओवर हो जाते थे। इस मरतबा तो हम समझाएं ना थोड़ा सा, ये आम बंदों को समझाएं ये रोल ओवर होता क्या है, ताकि पता चले कि वो ये बरीक वारदात क्या डाली जाती है और किस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही थी। ऐसा देखें, हमने यूएई से कहा कि आप हमें $2 अरब दें, हम अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनको स्टेबल रखेंगे और इसके बदले में जो लोगों को बात नहीं बताई जाती और ये कहा जाता है कि हमारी बड़ी कामयाब सफारतकारी है, तो इसके बदले में 6% हम शरह सूद देते हैं, यानी 2
अरब डॉलर के ऊपर हम 6% सूद दे रहे थे, सिर्फ इसलिए कि अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको स्टेबल रखा जाए, क्योंकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो बैरूनी अदायगियाँ हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती हैं। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेन रिज़र्व्स आपके अगर एक सर्टन लेवल से नीचे आ जाएं तो आपको जो आलमी सतह पर आप कर्जे लेते हैं वो नहीं आते, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आती। इन्वेस्टमेंट तो वैसे भी नहीं आ रही, मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुकी है। तो उसके ऊपर हम 6% शरह सूद भी दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है ये यूएई जिनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात रहे हैं और पाकिस्तान के लोग भी बहुत अटैच हैं, ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के साथ भी और यूएई के साथ भी रवायती तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान का मजदूर तबका भी और अदरवाइज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है। लेकिन बहरहाल 2 अरब डॉलर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कहा कि चले हमारे पास कोई बड़े इजाफी हमारी मीशत इतनी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि हम ये 6% सूद से जान छुड़ा लें। तो 2 अरब डॉलर उन्होंने मांगा और ये कहा कि इमीडिएटली आप हमें वापस करें, तो हमें ये वापस करना पड़ा है। तो इसी तरह जब हम सऊदी अरेबिया से भी रोल ओवर होता है कि हम उनके फिर एवरी ईयर हम मिन्नत तरले करते हैं कि हमें आप जो है हमारा ये जो जिसको ये कहते हैं कि जो सॉफ्ट लोन टाइप कहते हैं कि इसको रोल ओवर कर दें, वो एक्चुअली हमारे स्टेट बैंक में पैसा पड़ा रहता है और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं ये बिल्कुल कोलैप्स नहीं हुए हुए और इनके अंदर कुछ मौजूद है। अब सऊदी अरब की चूँकि पाकिस्तान के साथ बहुत कुर्बत रही है, बहुत मुश्किल वक्तों में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का बहुत मेहरबान साथी रहा है, चाहे वो एटमी धमाके हों, और उस वक्त भी हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर उन्होंने ऑयल दिया। उसके बाद एक आपको पता होगा वो एक 1.5 अरब डॉलर की दास्तान भी सामने आई थी जिसके मुतल्लिक इसहाक़ ने कोई ख़ास वजाहत नहीं दी। फिर इमरान खान साहब का दौर आया तो सऊदी वली अहद जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक इवेंट में शिरकत की इस्लामाबाद में, जिसको मैं कवर कर रहा था, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप मुझे खान साहब के साथ इतनी करीबी उनकी दोस्ती थी और अब भी बहुत रिस्पेक्ट का रिश्ता है, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पाकिस्तान में आप मुझे सऊदी अरब में अपना सफ़ीर समझें। जब इमरान खान साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि जो सऊदी अरब के अंदर छोटे जराइम में मुलव्वस पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई में आप किरदार अदा करें, और सऊदी वली अहद ही वो शख्सियत थे जिन्होंने इमरान खान साहब को अपना शाही तैयारा दिया था जब वो वाया सऊदी अरेबिया और न्यूयॉर्क UNGA कवर करने आए थे। तो बहरहाल चूँकि आप अमली तौर पर ये कह लें कि हम सिर्फ अपने फॉरेन रिजर्व्स को थोड़ा सा मजबूत रखने के लिए ये हम रोल ओवर पकड़ते हैं, उसके ऊपर हम उनको जो है वो उसके ऊपर सूद इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी जलसा और तहरीक इंसाफ ने NOC के हसूल की दरख्वास्त जमा करा दी और वकला टीम की जानिब से दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इजाज़त मिलेगी राय साहब की? नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर ने किया था उसने सोहेल अफरीदी के मुकाबले में ऐलान किया था कि हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए और हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। किसको करके दिखाएंगे राय साहब? किससे मुकाबला इनका? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौहर सोहेल अफरीदी की जिद में ही इन्होंने ऐलान करवाया और अब दरख्वास्त दे दी है, लेकिन आई डोंट नो कि इसके ऊपर कोई बाकायदा कुछ होता है या नहीं होता। देखिए, बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर क्या PTI एक बहुत बड़ा जलसा कर सकती है? तो उसका जवाब हाँ है। अगर PTI के ऊपर जबर ना हो, PTI के ऊपर पाबंदियां ना हो, तो PTI 24 आवर्स के नोटिस पे 1 लाख लोगों का जलसा कर सकती है। PTI की इतनी सपोर्ट मौजूद है कि PTI इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद को बज़ाहिर एक छोटा शहर समझा जाता है लेकिन कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, तीनों हल्के PTI ने जीते थे। इससे पहले भी जो 2018 का इलेक्शन था उसमें भी तीनों हल्के PTI ने जीते थे। और शाहिद खाकान अब्बासी को जो मरी में शिकस्त हुई सदाकत अब्बासी से, तो एक नशिस्त इस्लामाबाद में ये समझ करके ये निस्बतन हमारे लिए महफूज नशिस्त होगी, तो शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद वाली नशिस्त भी हार गए थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी जिनका ज़ाहिर एक बड़ा सियासी क्लाउड था, एक बड़े सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे, मकबूल सियासतदान के तौर पर जाने जाते थे, खाकान अब्बासी मरहूम के बेटे, और लेकिन इस्लामाबाद से उनको भी शिकस्त हो गई थी। फिर रावलपिंडी पूरा डिवीजन जो है, सिर्फ शहर नहीं पूरे डिवीजन की नशिस्तें PTI ने जीती थी फरवरी 2024 के इलेक्शन में।
लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान है, ये आज तक ये ग्राउंड कोई नहीं भर सका। पीटीआई ने एक मरतबा नहीं, चैलेंज करके कई मरतबा ये मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है ये भरा है। तो कोई ऐसा जगह नहीं है, कराची में रिकॉर्ड तोड़ जलसे किए हैं। लेकिन जिस किस्म की पाबंदियां पीटीआई के ऊपर, जिस किस्म के जबर का सामना है, जिस तरह पकड़ धकड़ शुरू हुई थी, जिस तरह कारकुनों के घरों पर छापे मारे जाते हैं, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए जाते हैं, उनकी खवातीन को हिरासा किया जाता है, उनके कारोबार या मुलाजमतें तबाह कर दी जाती हैं, तो जाहिर है कि वो जो एक 24 आवर्स वाली सिचुएशन है वो तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल पीटीआई के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं। ये जलसा चलें रजीम चेंज की एनिवर्सरी के ऊपर वो कर रहे हैं, और इसके अंदर आप देखें शो ठीक ठाक होगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त शो होगा। मैं चूँकि ये रावलपिंडी की गलियों वगैरह से वाकिफ़ हूँ, इस्लामाबाद में ही सारी ज़िंदगी सहाफ़त की, तो रावलपिंडी जुड़वा शहर है, तो ये यहाँ पे जो आंख मिचौली होती है और जिस किस्म के क्लिप्स फिर वायरल होंगे ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपके यूट्यूब पे और सोशल मीडिया ऐप्स पे, तो ये एक इम्पैक्टफुल जो शो है ये करेंगे और ये कर सकते हैं। अगर इनको इजाज़त नहीं भी मिली तो तब भी इनको आना चाहिए, क्योंकि ये तो अगर इस बात के पीछे छुप जाए कि हमें अदालत ने इजाज़त नहीं दी, तो इसका मतलब है कि अदालत तो आपको कभी इजाज़त नहीं देगी। अदालतें तो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज हैं, वो तो कभी आपको इजाज़त नहीं देंगी। तो इनको ये शो ज़रूर करना चाहिए, जहाँ पहले इनके ऊपर जो मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि पहले ही कुछ 4 करोड़ मुकदमात हैं, तो 4 करोड़ और हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे वो खबर पूरी रात सब आ गई है, और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ख़बर के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कौम से ख़िताब किया है, और जितनी की तनकीद हुई और जितनी के इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म था, उसके बाद राज साहब पता भी चला है कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरी तौर पर 80 रुपये कम कर दिए तेल के और ये 80 रुपये कम करके 378 रुपये पे ये लेकर आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, पूरे खिते में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आम आदमी के लिए नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ रहे हैं। कौमी वसाइल महदूद हैं, आज आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका। महंगाई ने दुनिया की ताकत और मईशतों की कमर तोड़ दी। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में आम आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। कल कौमी मशावरत के हवाले से वज़ीर ख़जाना पेट्रोलियम ने ऐलानात किए। इन ऐलानात से पहले फिर भरपूर मशावरत हुई। सदर मुमलिकत ने पूरी कौमी क़यादत को ऐवान सदर में दावत दी थी। यूँ सदर में चारों वज़ीर आला कश्मीर वगैरह वगैरह फील्ड मार्शल भी मौजूद थे। खिते में जंग जल्द से जल्द बंद और अमन कायम हो जाए। छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। माल बरदार गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए 100 रुपये फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। छोटे किसानों को ब्यूरो ने सब्सिडी ये मिलती भी है कि नहीं मिलती, और ये कोई मेरा ख्याल है वो करतब दिखाया है ये, क्योंकि करतब दिखाने में माहिर ने स्टंट राय साहब वो क्या है कि पहले बढ़ाएंगे फिर एकदम से कम करेंगे और कौम कहेगी वाह 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 शहबाज शरीफ तुम छा गए। देखिए ये तो बाकायदा एक हिकमत अमली का हिस्सा लगता है। 480 रुपये से आपके 458 रुपये से आप कहें कि जी हमने 80 रुपये कम कर दिए, ये तो एक लतीफ़ा है और एक हिकमत अमली है कि पहले हम इतनी बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कम करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि बड़ी सताइश वो हमारी करें। हाँ, अगर आप जंग से पहले के ज़माने की कीमत उसके ऊपर ले आते या चले आप 5-10 रुपये जो है इसको बढ़ा देते तो फिर तो एक आप जस्टिफाइड होते। दूसरी बात यह है कि क्या आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से पहले क्या वो सारे हेड्स काउंट कर लिए हैं कि जहाँ जहाँ आप पैसे बचा सकते थे, जहाँ जहाँ आप फ्यूल बचा सकते थे, जहाँ जहाँ आप फ्यूल की खपत कम कर सकते थे, क्या आपने वो सारे हेड्स काउंट किए हैं? उसका जवाब नफ़ी में है। बहुत जल्दी में ये पॉलिसी बनाई गई और इसका जो बराह रास्त असर पड़ेगा, आप जब भी किसी पॉलिसी बनाते हैं, ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन, जब भी इस किस्म की पॉलिसी बनती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या इससे जो आपका सबसे निचला तबका है, जो सबसे निचला तबका है, क्या वो तो मुतासिर नहीं होगा। सबसे पहले वो पॉलिसी बनाई जाती है। अच्छा, अगर वो सबसे निचला तबका मुतासिर हो रहा है तो फिर एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि इस तबके को
इस पॉलिसी के जो मुज़र असरात होंगे उससे कैसे बचाना है। यहाँ पे तो इन्होंने स्वीपिंग जो ना इन्होंने ये कीमत बढ़ाई है, और ये जानते हुए भी कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके घर में इस्तेमाल होने वाली हर शय की कीमत बढ़ जाएगी, आपकी आटे की कीमत बढ़ जाएगी, आप जो सब्जियां खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अगर कोई कुछ फीसद लोग जो है, चंद फीसद लोग कोई गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, आप जो पहनते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, आप जो बच्चों को मोटरसाइकिल पर कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ के आते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ गई सारी, वो सब बढ़ जाएगा। रसब एक ना आज कबीना से ना सुहेल अफरीदी ने भी खिताब किया। सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया। पाकिस्तान की तकरीबन 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी। मौजूदा महंगाई का बोझ गरीब, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इमरान खान के दौर में आलमी वबा के बावजूद मईशत 6.1% की शरह पर तरक्की कर रही थी। कोरोना वबा के दौरान आलमी सतह पर महंगे तेल के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया गया। पेट्रोल की कीमत माजी में 150 रुपये तक महदूद रखी गई और मौजूदा दौर में 450 रुपये से तजावज़ कर गई। कौमी बहरान के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान के मफाद में अपना किरदार अदा कर रही है। वफाक की जानिब से सूबाई फंड्स में कटौती की कोशिशों को मौसम मुकाबला करेंगे। और साहब आज की खबर ये है कि हर पाकिस्तानी 3,25,000 का मकरूज़ हो गया है और हमारे आने वाली मेरा ख्याल है कि 2 मज़ीद नस्लें भी मकरूज़ हो रहेंगी और ये कर्जा पाकिस्तान की आवाम कैसे चुकाएगी। इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। राय साहब 81,000 अरब रुपए, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें 81,000 अरब में कितने सिफर होते हैं, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी सिफर ज़रूर है। हमें इस सिफर का पता है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। सिफर 26,000 अरब बैरूनी, जी 26,000 अरब बैरूनी और 55,000 अरब रुपए मकामी कर्ज और 25 करोड़ आबादी के हिसाब से फीकस 3,25,000। ये रहा सब हमारी कारकर्दगी है पाकिस्तान की। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं सब अच्छा है, हम तरक्की करने के रास्ते पे गामजन थे, तरक्की होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कम वक्त जंग शुरू हो गई और अगर ये जंग शुरू ना होती तो आज पाकिस्तान तरक्की करता। मुझे तो वैसे हैरानगी है राय साहब, पाकिस्तान में ना आज बहुत सारे दोस्त हमारे सहाफ़ी खामोश हैं। खान साहब का गिरेबान पकड़ने की बात करते थे, लेकिन आज वो गिरेबान पकड़ने वाले कहाँ हैं? वो मैं ख्याल है कि उसी गिरेबान में अपना मुंह छुपा रहे हैं। वो लोग जो माइक निकाल कर सड़कों पे निकला करते थे, आज टमाटर, चीनी और बाकी रेट पूछने के लिए कोई निकलेगा नहीं। और ख़ामोशी से जिस तरह ऐसा लगता है ये कि राय पाकिस्तान का टेलीविज़न चैनल, अब तो खैर टीवी में कोई नहीं देखता, खिड़कियाँ खुलती हैं, आवाज़ें लगती हैं, दुकानें सजती हैं, हर शख्स अपने कबीले की नुमाइंदगी करता है, बयानिए बनाए जाते हैं, बयानिए बना के लोग निकल जाते हैं। और ये पाकिस्तान। राय साहब आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजर रही थी जिसमें लोगों ने तंग आकर मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। उन्होंने कहा जी ये पड़ी मोटरसाइकिल चलान दें, पेट्रोल दें। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम राय साहब जुल्म जानकर सहती है और इस जुल्म के खिलाफ बोलती नहीं। शायद ये हमारा फैशन है या रूटीन बन गई है कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलना चाहते ही नहीं है। बस ये नहीं बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लोग हाशमी साहब, लेकिन जुल्म भी इस कदर जुल्म है। बोलते तो हैं लोग फरवरी 2024 के इलेक्शन में भी बोले हैं, जुल्म के निज़ाम के खिलाफ बोले हैं तो लोगों ने वोट दिए हैं। लेकिन जहाँ इस कदर सप्रेशन हो, इस कदर जबर हो, जहाँ आप मरियम नवाज़ के मुतल्लिक कुछ बात करें या आप किसी हुकूमती वज़ीर के मुतल्लिक बात करें और आपके सिर्फ आप नहीं, आपके पूरे ख़ानदान, वो पंजाबी में कहते हैं चाचे मामे फुफियाँ, सबको वो लपेट में ले लें मुकदमात की, तो वहाँ पे सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, जो आपने बात की थी कि वो सिफर काउंट नहीं होते, इतना ज़्यादा कर्ज है, तो इनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए बस आप मुख्तसर वो पंजाबी में कहते हैं ना झूठो झूठ चौताली, तो ये इसके ऊपर इनकी हुकूमत चल रही है। तीसरा जो हमने शुरू में बात की थी, आज भी मैं देख रहा था 2 सहाफ़ी हैं जिनमें से एक बज़ाहिर आज़ाद और एक पीटीआई के करीब समझे जाते हैं। आज इस दौर में भी, यानी इस वक्त भी जब ये हुकूमत ये कर रही है, तो उनके मैं देख रहा था ट्वीट्स जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मामला तय पा गए हैं और इमरान खान साहब एक शर्त खान साहब मानेंगे, एक शर्त जो है वो पीछे हट जाएगी, मुक़तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की रिहाई होने वाली है। लेकिन अगेन इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं वो इनकी तरदीद कर रहे हैं, तस्दीक नहीं कर रहे।
बहुत शुक्रिया ऐसा वीर जी, निश्चित थी हमारी आज की। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी रूटीन अब जो मॉर्निंग का हमारा टाइम है वो हम उससे दोबारा से उसी रूटीन पर आ रहे हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9-10 बजे के करीब हमारी वीडियो जो वो आ जाती है, लेकिन हम इसे मज़ीद पंक्चुअल करेंगे ताकि आप अपने जब काम पे जा रहे होते हैं तो इधर से आप दो टोक जो है उसे देखते जाएं, सुनते जाएं। फिर से ये हमारी नशिस्त थी आज की। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने